डियर स्टूडेंट्स, आपका कैरियर केयर शिक्षा समिति में स्वागत है। जो हम 11th के लिए केमिस्ट्री मूल कंसेप्ट बता रहे थे, उसमें पिछले वीडियो में मैंने क्या बीमा के बारे में बताया था, कैसे क्या होता है, उनके मात्रक के बारे में बताया था, उनके द्वारा कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, सब कुछ बता दिया था। आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसी चैप्टर का है रासायनिक संयुग का नियम। अब रासायनिक संयुग का नियम कहता क्या है, बोलेंगे जब दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ आपस में मिलकर कोई एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे क्या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इनके द्वारा जब बना हुआ जो यौगिक होता है वो मेरा रासायनिक संयुग का नियम कहलाता है। ये क्या होता है, मुख्यतः बात करेंगे, ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के कौन कौन से आइए देखते हैं। अब 5 प्रकार दिखाने के लिए यहाँ पे तो पांचों प्रकार में हम क्या करेंगे यहाँ दिखाने के लिए कि जो पहला होता है मेरा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह दूसरा होता है स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा होता है गुणित अनुपात का नियम। चौथा होता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। पांचवा होता है गैलुसैक का नियम। यह मेरा क्या होता है, यहाँ पे 5 प्रकार होते हैं। रासायनिक संयुग के नियम की बात करेंगे, 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार में द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, गैलुसैक का नियम। तो ये तो मेरे 5 टाइप से जो रासायनिक संयुग के नियम के अंतर्गत आ रहे हैं। अब इनमें पांचों का डिस्कशन हम बारी-बारी से करेंगे। आइए जरा पांचों का डिस्कशन करें। पहला देखते हैं, पहला क्या दिखाता है, पहला क्या कहता है और पहले बारे में क्या क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपके सामने बोल दिया जाए यहाँ पे कि हमने बोला कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में बताने जा रहे हैं, तो इनके द्वारा क्या बोल सकते हैं कि बोलेंगे द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता, मतलब बोलेंगे इनके अनुसार द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है। आइंस्टीन ने कहा था भाई अपना एक निरीक्षण दिया यहाँ पे, तो बोलेंगे द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है नहीं उत्पन्न किया जा सकता, बोले एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इनके द्वारा जो यह अभिकारक अणु का भार होगा या उत्पाद अणु के भार के बराबर होते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। क्या बोला परिभाषा, एक बार फिर से रिपीट बोलेंगे, इनके अनुसार द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इनके द्वारा जो अभिकारक अणु का भार होगा वह उत्पाद अणु के भार के बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अब जरा देखते हैं यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लीजिए। जैसे हमने क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट है, CuCO3 है। अगर इनको हम गर्म करेंगे तो ये अपने अणु टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, टूटेगा। जब इनको गर्म करेंगे तब इसका अपघटन हो गया है यहाँ पे। अब जरा देखेंगे यहाँ पे कैल्शियम का परमाणु भर 40 होता है प्लस 12 प्लस 16 गुणे 3। अब 40 12 कितना हो गया, 52 प्लस 16 है 48, जोड़े कितना आ गया 100। मतलब जो अभिकारक अणु का भार हो गया, अभिकारक अणु का भार 100 आ गया। इधर उधर बराबर है तो बोलते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर गया। 40 प्लस 16 12 प्लस 32, 40 16 जोड़ेंगे 56 प्लस 12 44 जोड़ेंगे कितना आ गया 100। देखेंगे उत्पाद अणु का भार भी क्या हो गया, यहाँ पे इक्वल आ गया। उत्पाद अणु का भार भी क्या आ गया, यहाँ पे इक्वल आ गया। तो बोलेंगे 100 मेरे क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए। तो बोलेंगे यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर गया। क्यों, क्योंकि यौगिक दिया हुआ है, इनको गर्म किया तो अपने यौगिकों में क्या हो गया, अपघटित हो गया। जब यह यौगिकों में अपघटित हो गया तो 100 भार में उनको जोड़ा गया, उनके भारों को जोड़ा गया तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो क्या देंगे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। तभी द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें दिखाने के लिए जो हमारे एक कुछ आए थे लैंडोल्फ नामक साइंटिस्ट है, तो उन्होंने क्या किया, कुछ प्रयोग किया था। वो प्रयोग क्या किया था, जरा देखते हैं यहाँ पे। यह प्रयोग क्या किया गया था इसमें कि 2 कांच की नली की बड़ी-बड़ी पाइप दी थी उसने,
दो कांच की नली क्या किया था, पाइप लिया गया था। अब जो दो कांच की नली की पाइप लिया गया था उसमें क्या करेंगे, दोनों पाइपों को एक दूसरे से क्या क्या जोड़ दिया जाता है और ऊपर से इनको क्या करता है, क्लिप के द्वारा ढक दिया जाता है और ये ऊपर से क्या होता है, क्लोजिंग होती है। और इनमें ये देखा गया कि दोनों साइड में एक एच आकार की नली में एक पाइप लिया गया, उसमें क्या है, दोनों पात्रों में अलग अलग भरे गए हैं। जो सॉल्यूशन बनाया गया है, विलेन बनाया गया है, जिस पात्र में डाला गया है वो अलग अलग बनाए गए हैं। अब इसमें ये देखा गया जब इन दोनों को भरा गया, इसमें मैंने क्या कर दिया, सोडियम क्लोराइड का विलेन भर दिया, इसमें मैंने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट का विलेन भर दिया। दोनों टाइप से मैंने क्या किया, यहाँ पे इनको भर दिया। जब दोनों भर दिया तो उन्होंने क्या किया था, जो इलेक्ट्रॉन ने प्रयोग किया था, प्रयोग में ये दिखाया था कि जो सोडियम क्लोराइड है और जो सिल्वर नाइट्रेट है, तो दोनों का इसमें दोनों को अलग पात्र भरा गया, ऊपर से कैप को क्या किया, क्लोज कर दिया गया। अब क्लोज करने के बाद इनको पाइप को घुमा दिया गया। घुमाने का मतलब उसको आपस में क्या कर देगा, मिश्रण कर दिया गया। मतलब दो पाइप है, इनको घुमाएंगे तो इनका इसमें आएगा, इनका इसमें आएगा, आपस में मिलेगा। मिलेगा तो पता है कि यहाँ पे अब इनमें दिखाने के लिए इनके केस में क्या होगा, सोडियम क्लोराइड हो गया, सिल्वर नाइट्रेट हो गया। अब इन आपस में मिलेंगे तो मिलके ये क्या बनाते हैं, हमने क्या किया, यहाँ पे NaCl हो गया और सिल्वर नाइट्रेट हो गया। या जब आपस में मिलेंगे देखिए अपने आप में टूटेगा, Na प्लस हो गया Cl माइनस में, ये क्या होगा Ag प्लस में और NO3 माइनस टूटेगा। यह आपस में जाके मिलेगा, ये जाके मिलेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पे ये बनाएगा NaNO3 बनाएगा और प्लस AgCl बनाएगा। तो यहाँ पे देखने मतलब क्या है, ये देखा गया यहाँ पे कि जब हमने ये ले लिया तो क्या दोनों केस में अगर देखा जाए तो उनके भार का यहाँ पे इक्वली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो दिखाई देने का मतलब क्या है, यहाँ पे है देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा यह है सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड की बात करेंगे तो आपस में आयनों का एक्सचेंजेबल बन गया है। तो इसको एक एग्जांपल तौर पे कह सकते हैं, ये मेरा क्या शो करेगा, बोलेंगे यह द्विविस्थापन क्रिया को भी शो कर रहा है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे द्विविस्थापन क्रिया को शो कर रहा है। इनके केस में अगर इनका वेट और भार निकाला जाए तो भार निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 23 प्लस 35.5 जोड़ेंगे आएगा 58.5। अब इनका जोड़ेंगे यहाँ पे सिल्वर का 47 की बात करेंगे तो 45 90 98। अब यहाँ पर देखिए मतलब क्या यहाँ पे है कि 98 प्लस नाइट्रोजन की बात करेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन लेने के लिए 14 प्लस 48। अब दोनों को जब ऐड करेंगे यहाँ पे देखिए 48 में 14, अगर 14 इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना आएगा 62 आएगा। और 62 अगर इनमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आपके सामने 160 आ गया, क्योंकि इसमें जोड़ देंगे 98 तो कितना आएगा 160 आ गया। 160 में यह जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 160 प्लस 58.5 5.8 छपासी 11 218.5 218.5। ये अभिकारक अणु क्या आ गया, मेरा भार आ गया। जब अभिकारक अणु का भार आ गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इनका निकालेंगे 23 प्लस 14 प्लस 48। अगर इसमें जोड़ेंगे तो 62 में 23 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 62 में अगर 23 जोड़ो 64 64 20 84 85 आएगा। 85 प्लस 98 प्लस 35.5 दोनों को ऐड करेंगे टोटल आएगा 218.5। तो कहेंगे यहाँ पे जो अभिकारक अणु का भार है वो उत्पाद अणु की भार क्या है, यहाँ पे इक्वल हो गए, बराबर हो गए। तो कहेंगे इनके प्रयोग द्वारा जो हमारा प्रयोग दिखाया गया था, ये प्रयोगात्मक दिखाया गया है, तो जो अभिकारक अणु का भार है वो उत्पाद अणु की भार क्या है, इक्वल है। जिसको हम कह रहे हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम द्वारा हमने क्या किया, इसको कर दिया। आप इनके द्वारा चाहे जो एग्जांपल ले सकते हैं, सब ऐसे ही आएगा यहाँ पे। मतलब इन केस में अगर यौगिक दिया रहेगा, अगर इसमें इन केस की बात करेंगे, अगर इसमें यौगिक दिया रहेगा तो वह यौगिक को बताने के लिए उनमें आप अभिकारक अणु और उत्पाद अणु हमेशा क्या होंगे, इक्वली आएंगे। सपोज कर लीजिए अगर किसी में अभिकारक अणु x ग्राम और किसी में y ग्राम दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे किसी अभिकारक अणु की बात करेंगे, किसी में x ग्राम दिया है, किसी में y ग्राम दिया है। अगर x ग्राम y ग्राम की बात करेंगे, यहाँ पे अगर अभिकारक अणु यहाँ पे दिए गए हैं, मेजर किए गए हैं, इन्हें क्या चीज दिखाया गया था, इन केस में अभिकारक अणु उत्पाद अणु के इक्वल नहीं भी आ सकता है, आ भी सकता है। अगर नहीं आएगा तो बोलेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं कर रहा है, अगर आएगा तो बोलेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है। यही कि मेरा क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। आइए देखते हैं इस टॉपिक पर सवाल कैसे पूछा जाता है।
आइए उसी टॉपिक पे क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रयोग में कैल्शियम कार्बोनेट के 5 ग्राम को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड के 2.8 ग्राम तथा कार्बन डाइऑक्साइड के 2.2 ग्राम प्राप्त होते हैं। सपोज करिए किसी प्रयोग में कैल्शियम कार्बोनेट के 5 ग्राम को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड के 2.8 ग्राम तथा कार्बन डाइऑक्साइड के 2.2 ग्राम प्राप्त होते हैं। सिद्ध कीजिए कि यह परिणाम द्रव्यमान संचरण के नियम के अनुसार है। तो सिद्ध करना है कि यह द्रव्यमान संचरण के नियम का पालन कर रहा है या नहीं, मतलब सिद्ध करना है तो कंफर्म करने की बात कर रहा है, यहाँ दिखाने की बात कर रहा है ना। देखिए बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, यह अपघटित होगा, टूटेगा यहाँ पे। तो इनकी जो मान है वो अभी मैंने xy के पद में बोला था ना, ये गिवन है। अब आपको प्रतिहार निकालना नहीं है कि इनका 40 है, 12 है, 48 से निकालना नहीं है, यहाँ पे कुछ गिवन दिया हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, 5 ग्राम है। कैल्शियम ऑक्साइड कितना है, 2.8 ग्राम है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 2.2 ग्राम है। यहाँ पे गिवन है तो बोलेंगे अभिकारक अणु का भार बराबर कितना होगा। यहाँ पे अभिकारक अणु का देख रहे हैं कितना है, 5 ग्राम है, 5 ग्राम है। तब यहाँ नीचे बोलेंगे क्या, उत्पाद अणु का भार, उत्पाद अणु का भार दिखाएंगे तो कितना होगा, 2.8 प्लस 2.2। आप दोनों पे ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0 2 4 1 5 5.0 ग्राम। तो यहाँ पे ये देखा गया कि इनमें ये देखा गया क्या कि अभिकारक अणु का भार उत्पाद अणु भार क्या है, बराबर है। तो बोल सकते हैं कि यह जो आपस में अभिकारक अणु और उत्पाद अणु भार बराबर, तो कह सकते हैं कि द्रव्यमान संचरण के नियम की पुष्टि कर रहे हैं। तो हमने बोल दिया कि क्वेश्चन क्या है कि दोनों में 5 ग्राम आ रहा है, तो बोलेंगे द्रव्यमान संचरण के नियम की पुष्टि कर रहा है। इस टाइप का प्यारे बच्चों घर पे क्वेश्चन बुक से लगाइएगा। और इसका जो अगला वीडियो है स्थिर अनुपात का नियम, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। आज के लिए धन्यवाद।